नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हम, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? लॉक ने सरकार और राज्य जैसे शब्दों में भ्रम उत्पन्न किया है। तो कौन सा सही पूछा जाता तो लॉक के अनुसार लॉक ने कहा है कि सरकार और राज्य में क्या है, एक विभेद है, यानी दोनों में विभेद परिवर्तन है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा की बैठक के लिए क्या गणपूर्ति है? यानी वर्तमान में लोकसभा की जो बैठकों के लिए जो गणपूर्ति है वो 55 सदस्य गण है। यानी संसद के सदनों की कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए गणपति जो आवश्यक है, तो गणपूर्ति के लिए सदन के कुल सदस्यों के 10वें भाग यानी 1/10 सदन में उपस्थित रहना आवश्यक है। और इस प्रकार वर्तमान में राज्यसभा और लोकसभा में गणपूर्ति क्रमशः 25 और 55 सदस्यों से होती है। यानी अगर राज्यसभा में देखी जाए तो 25 सदस्य होना जरूरी है और लोकसभा में जो है 55 सदस्यों के होना जरूरी है। तो यहाँ पर लोकसभा पूछा गया तो यहाँ पे 55 सदस्य, अगर यहाँ राज्यसभा पूछा जाता तो वहां 25 सदस्य है, ध्यान रखें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है? तो राज्य की जो उत्पत्ति की जो सही व्याख्या करता है वो विकासवादी सिद्धांत करता है। यानी राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जितने भी सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं उसमें सर्वमान्य सिद्धांत ऐतिहासिक तथा विकासवादी है। यह सिद्धांत काल्पनिक नहीं है। ऐतिहासिक तथा विकासवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य परंपराओं की देन है। अगर यहाँ विकासवादी अगर यहाँ पे ऐतिहासिक होता तो यहाँ पर ऐतिहासिक भी सही था। चलिए नेक्स्ट, उदारवाद का मूल तत्व क्या है? उदारवाद का जो मूल तत्व है वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी व्यक्तिक स्वतंत्रता है। उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता पर आधारित एक आधुनिक विचारधारा है तथा इस मान्यता पर आधारित है कि व्यक्ति को अपने मार्ग स्वयं चुनने के लिए छोड़ देना चाहिए। इसमें व्यक्ति को संपत्ति और स्वतंत्रता संबंधी अधिकार को विशेष महत्व दिया गया है। यानी इसका ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट है, ए। नेक्स्ट है कि निर्वाचन के बाद सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है कितने माह? यानी जब जैसे कि जब वोटिंग हो जाती है सरपंच के, यानी तो सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है, तो वो किया जा सकता है 1 वर्ष बाद, यानी 1 साल बाद प्रस्ताव जो है प्रस्ताव किया जा सकता है किसी भी प्रधान या सरपंच के प्रति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो वो किया है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। यानी 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य ने 24वें और 25वें संविधान संशोधन की वैधता को चुनौती दी गई। सर्वोच्च न्यायालय ने 24वें संविधान संशोधन की वैधता को स्वीकार किया, किंतु 25वें संविधान संशोधन के कुछ प्रावधानों को अवैध घोषित कर दिया। अवैध घोषित कर दिया। इसी बाद में सर्वोच्च न्यायालय के मूल ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इसका ऑप्शन नंबर हमारा जो करेक्ट है वो कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण सर्वप्रथम प्रस्तुत किसने किया था? तो सरकार का व्यवस्थित जो वर्गीकरण है सर्वप्रथम जो प्रस्तुत किया था वो किया था ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु द्वारा। यानी अरस्तु ने प्राचीन काल में सर्वप्रथम अरस्तु ने शासन के अंगों का विधायी, कार्यकारी तथा न्यायविद 3 अंगों में वर्गित किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। प्रभुसत्ता के एकत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया? तो प्रभुसत्ता का के एकत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो उसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यानी ऑस्टिन ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। यानी प्रभुसत्ता के कानूनी सिद्धांत का पूर्ण विकास जॉन ऑस्टिन के चिंतन में हुआ। उसने 1832 में प्रकाशित अपनी पुस्तक लेक्चर ऑन जूरिस्प्रूडेंस में वैधानिक प्रभुसत्ता अथवा एकात्मवादी संप्रदाय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑस्टिन ने संप्रदाय को अदेय, अविभाजित, पूर्ण तथा अमर्यादित माना है। देखते हैं नेक्स्ट, राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता? यानी जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें से कौन भाग नहीं लेता है? तो वो विधान परिषद के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो नहीं लेते हैं। इसमें जो भाग लेते हैं राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो, लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो, और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं। ये 3 सदस्यों द्वारा जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता है, लेकिन विधान परिषदों का इसमें नहीं लिया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 54 के यानी अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा जिसमें संसद, लोकसभा तथा राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचक सदस्य शामिल होंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडलों की संसद के मनोनीत सदस्य राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य तथा राज्य विधान परिषदों के सदस्य निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों शामिल किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर। प्रन्यास सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो प्रन्यास सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया वो किया गया है महात्मा गांधी के द्वारा। यानी गांधी जी जो है वो अहिंसक तरीके से पूंजी का विभाजन चाहते थे। उनका कहना था कि जिसके पास अधिक पूंजी एकत्रित हो गई है वे गरीबों को उसका एक भाग दे दें। न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए गांधी जी कहते थे कि संपत्ति व्यक्ति के निजी नियंत्रण में रहे, परंतु वे स्वयं उसका संरक्षक माने, उसका स्वामी नहीं। बहुत अच्छी बात कही थी महात्मा गांधी जी ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग 1994 से कार्यशील नहीं है? यानी संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग जो है 1994 से कार्यशील नहीं है? तो वो 89% नहीं है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने राष्ट्र संघ की मैंडेट व्यवस्था के स्थान पर न्यास पद्धति को ग्रहण किया और उसके संचालन के लिए न्यास समिति का निर्माण किया। मैंडेट की भांति न्यास की व्यवस्था भी विभिन्न शक्तियों और समझौते का परिणाम थी। 1994 के बाद न्यासता परिषद लगभग समाप्त, निष्क्रिय हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को यानी किसको भारत में अशांति का अग्रदूत कहा गया है? तो किसको भारत में अशांति का अग्रदूत कहा गया है? तो वो बाल गंगाधर तिलक को कहा गया है। बाल गंगाधर तिलक का जो जन्म हुआ था वो 30 जुलाई 1856 को रत्नागिरी यानी महाराष्ट्र के निर्धन परिवार में हुआ था। इन्हें लोकमान एवं बेताज बादशाह की उपाधि से विभूषित किया जाता है। लंदन टाइम्स के संवाददाता वैलेंटाइन रूल ने तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता भी कहा है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हम। किसने कहा कि राष्ट्र दैविक आदर्श की अभिव्यक्ति एवं उसका रहस्य उद्घाटन है? यानी यह बात किसने कही कि राष्ट्र दैविक आदर्श की अभिव्यक्ति एवं उसका रहस्य उद्घाटन है? तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, अरविंद। यानी राष्ट्र दैविक आदर्श की अभिव्यक्ति एवं उसका रहस्य उद्घाटन है, उपर्युक्त कथन अरविंद घोष का है। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका करेक्ट है। निम्नलिखित में से मार्क्स के अनुसार कौन ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारक है? तो निम्नलिखित में से मार्क्स के अनुसार कौन ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारक है? तो वो है वर्ग। यानी निम्नलिखित में से मार्क्स के अनुसार कौन ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारक है? तो वो है वर्ग। यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हम। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया तो वो किया गया रॉबर्ट ओवन के द्वारा। यानी समाजवाद जो कि वर्तमान समय का सबसे अधिक लोकप्रिय शब्द है का प्रयोग 1827 ईस्वी में रॉबर्ट ओवन के विचारों द्वारा किया गया। इनकी पत्रिका थी नाइट कोऑपरेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है। यानी जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व है वो सुनिश्चित किया जाता है। तो वो किया जाता है राजनीतिक दल, विधानपालिका और संविधान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आज नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम है, इस वजह से कुछ समस्या आ रही है। चलिए भारत एक गणराज्य है क्योंकि भारत एक गणराज्य है क्योंकि विधायिका कार्यपालिका और अधिक शक्तिशाली है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है डी नंबर। क्योंकि भारत में राज्याध्यक्ष यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, इसलिए भारत एक गणराज्य है। क्योंकि संविधान की उद्देशिका में लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द का प्रयोग करके यह स्पष्ट किया गया है कि भारत का संविधान भारत में लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना करने का दृढ़ निश्चय करता है। लोकतंत्रात्मक राज्य का तात्पर्य ऐसे राज्य से है जिसकी सरकार की स्थापना जनता द्वारा की जाती है।
और जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि जनता के हित के लिए सरकार को संचालित करते हैं। गणराज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जिसका प्रमुख निर्वाचित होता है, न कि वंशानुक्रम के आधार पर नियुक्त किया गया। भारत एक गणराज्य है क्योंकि यहाँ के राज्याध्यक्ष राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, तो धन विधेयक को अनुच्छेद 110 के अंतर्गत किया गया है। धन विधेयक को परिभाषित किया गया, धन विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति से ही लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। इसका करेक्ट आंसर अनुच्छेद ए में हमारा सही है, यानी 110 इसमें धन विधेयक से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। 27 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लोकमान्य तिलक ने नहीं लिखी है? हिंद स्वराज, द ओरियन, आर्किटेक्ट, गीता रहस्य। तो ये जो हिंद स्वराज है इसके महात्मा गांधी लेखक हैं। बाकी द ओरियन, गीता रहस्य, आर्किटेक्ट होम इन द वेदाज, ये जो सभी लिखी हुई हैं वो लोकमान्य तिलक की हैं, और जो हिंद स्वराज है वो महात्मा गांधी की है। केंद्र तथा राज्यों के मध्य विवादों के अंतर्गत, तो केंद्र तथा राज्यों के मध्य जो विवादों के अंतर्गत है तो वो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ऐसे मामले आते हैं जिनकी सुनवाई करने का अधिकार केवल उच्चतम न्यायालय को है। अनुच्छेद 131 के उच्चतम न्यायालय को निम्नलिखित मामलों में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। भारत संघ तथा एक के अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों में, भारत संघ तथा कोई एक राज्य या अनेक राज्यों और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवादों में, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवादों में जिसमें उनके वैधानिक अधिकारों का प्रश्न निहित हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौटिल्य का मंडल सिद्धांत किससे संबंधित है? तो कौटिल्य का जो मंडल सिद्धांत है वो ऑप्शन नंबर बी यानी विदेशी नीति से संबंधित है। किससे है? विदेशी नीति से संबंधित है कौटिल्य का मंडल सिद्धांत। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का मौलिक अधिकार बन गई है? तो वो 86वां संविधान संशोधन है, यानी 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का विस्तार करते हुए अनुच्छेद 21 में एक नया अनुच्छेद 21A को समाहित किया गया है। इसके अनुसार 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा एवं देखभाल का उपबंध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हॉब्स के लेवियाथन में प्रयुक्त कॉमनवेल्थ शब्द का जो अर्थ है वो क्या है? इसको हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, तो इसका करेक्ट है समाज, राज्य एवं सरकार के लिए जो सामूहिक नाम है वो लेवियाथन में प्रयुक्त कॉमनवेल्थ का शब्द का जो प्रमुख अर्थ है समाज, राज्य एवं सरकार के लिए। राजनीति के सिद्धांत में हॉब्स की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक थी लेवियाथन, जो कि 1651 में प्रकाशित हुई थी। किसने की थी? हॉब्स ने। और इस पुस्तक को प्रयुक्त कॉमनवेल्थ शब्द का अर्थ समाज, राज्य एवं सरकार के लिए सामूहिक नाम दिया गया था। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 32 में। आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव प्रथमतः कहाँ हुआ था? यानी आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव जो प्रथमतः कहाँ हुआ था? तो सबसे प्रथम जो हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए यानी सरपंच के प्रति उत्तरदायी है, ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी है, क्षेत्र समिति के प्रति उत्तरदायी है, जिला अधिकारी के प्रति। तो यह जो है ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी है, क्योंकि इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। एक राज्य अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान
करे कहलाता है। यानी एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे तो वो कहलाती हैं कल्याणकारी राज्य। क्या कहलाते हैं? कल्याणकारी राज्य। नेक्स्ट है नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर बल देती है? तो नकारात्मक स्वतंत्रता की जो अवधारणा है वो हस्तक्षेप की अनुपस्थिति, यानी नकारात्मक स्वतंत्रता में प्रतिबंधों के अभाव की कल्पना की जाती है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति कुछ करना चाहे तो उसे करने से ना रोका जाए। नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थकों में बेंथम जी एस मिल, आइजिया, वर्लिन फ्रीडमैन, डी टाकविल, स्पेंसर आदि विचारकों के नाम जो हैं वो उल्लेखनीय है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? देखिए संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द नहीं है जैसे न्याय, बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा, ये सभी है। संघीय जो है वो इसमें संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है। 37 भारत के उपराष्ट्रपति को कौन पदमुक्त कर सकता है? तो भारत के जो उपराष्ट्रपति को जो पदमुक्त तो राज्यसभा व लोकसभा कर सकती है। यानी राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित करके उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संकल्प राज्यसभा में पेश किया जाता है। लेकिन उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के संकल्प राज्यसभा में पेश करने के पहले उसकी सूचना उन्हें 14 दिन पूर्व देनी आवश्यक है। राज्यसभा में संकल्प पारित होने के बाद उसे अनुमोदन के लिए लोकसभा को भेजा जाता है। यदि लोकसभा संकल्प को अनुमोदित कर देती है तो राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, राज्यसभा व लोकसभा के सदस्यों द्वारा मान के चलिए आप। 38 क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप। निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवादी से संबंधित नहीं है? तो वो यदमात्यम यानी कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों को ही मार्क्सवाद कहा जाता है। इसके प्रमुख सिद्धांत जो है वो निम्नलिखित हैं, जैसे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इतिहास की आर्थिक या भौतिक व्याख्या, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। किसी प्रांत के राज्यपाल को कोई विवेकाधिकार नहीं है, बहुत व्यापक विवेकाधिकार है। कुछ निश्चित मामलों में विवेकाधिकार विशेषाधिकार है। यानी इसका ऑप्शन नंबर सी है, यानी किसी प्रांत के राज्यपाल को कुछ निश्चित मामलों में विवेकाधिकार है, यानी विशेष अधिकार है। नेक्स्ट, अम्बेडकर के सामाजिक व राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो उनका है सामाजिक न्याय। यानी अम्बेडकर के सामाजिक व राजनीतिक दर्शन को सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? सामाजिक न्याय है। भारतीय संविधान की दार्शनिक आधारभूमि क्या है? तो भारतीय संविधान की दार्शनिक आधारभूमि जो है वो क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट है, प्रस्तावना। यानी भारतीय संविधान की दार्शनिक आधारभूमि है प्रस्तावना। निम्नलिखित में किस रिट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो इसका परमादेश, यानी शाब्दिक अर्थ होता है रिट का हम आदेश देते हैं, परमादेश। परमादेश का तात्पर्य होता है हम आदेश देते हैं। यह रिट न्यायालय द्वारा उस समय जारी की जाती है जब लोक प्राधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन से इनकार करे और जिसके लिए अन्य कोई विधिक उपचार प्राप्त ना हो। किसने सामाजिक संविदा सिद्धांत की घटिया इतिहास, घटिया दर्शन और घटिया विधि के रूप में आलोचना की है? तो वो सर हेनरी मैन ने किया है। कि किसने सामाजिक संविदा की ये की है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सर हेनरी मैन ने की है। 44, अध्यक्षात्मक शासन का सैद्धांतिक आधार है। तो वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी शक्तियों का पृथक्करण। यानी अध्यक्षात्मक शासन का सैद्धांतिक जो आधार है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था मॉन्टेस्क्यू के
शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित है और इसके अंतर्गत कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका का एक दूसरे से स्वतंत्र रहती है। संविधान की 12वीं अनुसूची किसके कार्यों से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी है नगर पालिकाओं से। यानी संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सूची दी गई है और इस अनुसूची को 1992 में 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो यानी संविधान की 12वीं जो अनुसूची में नगर पालिकाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सूची दी गई है और इस अनुसूची में 1992 में 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। इसका करेक्ट आंसर हमारा सी 12वीं अनुसूची के लिए। सामाजिक संविदा के सिद्धांत के अनुसार राज्य एक मानवकृत संस्था है। यानी सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार राज्य क्या है? एक मानवकृत सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था लोक शिकायतों से संबंधित नहीं है? यानी निम्नलिखित में से कौन सी संस्था लोक शिकायतों से संबंधित नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ए नंबर, यानी योजना आयोग जो है निम्नलिखित में से संस्था लोक शिकायतों से संबंधित नहीं है। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल के उस संकल्प प्रस्ताव पर की गई थी जो मंत्रिमंडल द्वारा 15 मार्च 1950 को पारित किया गया था। इसका कार्य देश के लिए पंचवर्षीय योजना बनाना था, परंतु अब इसे समाप्त कर इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई। 48 में देखेंगे, द्विसदनावाद निम्नलिखित शासन प्रणाली में किस की एक अनिवार्य विशिष्टता है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, संघीयात्मक व्यवस्था। यानी इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। द्विसदनावाद निम्नलिखित शासन प्रणाली में किसकी एक अनिवार्य विशिष्टता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर हमारा था 48। अब हम 49 की ओर चलेंगे और 49 क्वेश्चन में देखेंगे, लोक का विश्वास था कि संप्रभु, यानी लोक का जो विश्वास था वो था विद्यमान कानूनों में बंधा हुआ है। यानी लोक का विश्वास था कि संप्रभु जो है विद्यमान कानूनों में बंधा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारतीय विचारकों द्वारा प्रतिपादित राज्य के सप्तांग सिद्धांत के 7 अंगों में नहीं है? तो ऑप्शन नंबर उसका बी करेक्ट है, पुरोहित। यानी पुरोहित जो है वो भारतीय विचारकों द्वारा प्रतिपादित राज्य के सप्तांग सिद्धांत के 7 अंगों में नहीं है, क्योंकि जो 7 अंग है वो है स्वामी, दुर्ग, कोष, मित्र, अमात्र जिसे मंत्री कहते हैं, जनपद और दंड। यानी पुरोहित जो है वो सप्तांग सिद्धांत में नहीं बंधा हुआ। एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है। यह कथन किसका है? यानी एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, जेलिनेक। यानी एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है, यह कथन जेलिनेक का है। निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा संवैधानिक सरकार की प्रति को ठीक प्रकार स्पष्ट करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी है, उपर्युक्त सभी, यानी सीमित शासन, व्यक्तियों की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा, व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा। यह कौन निश्चित करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं? यानी यह कौन निश्चित करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं? तो यह जो करते हैं वो लोकसभा का स्पीकर करता है। यानी धन विधेयक क्या होता है? आर्टिकल 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है और धन विधेयक को केवल लोकसभा में राष्ट्रपति की अनुमति से पेश किया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक अथवा नहीं है, इस बात का निर्णय लोकसभा का स्पीकर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 54 में,
निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल का आवश्यक तत्व नहीं है? तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा बी नंबर, यानी विदेशों द्वारा मान्यता। तो राजनीतिक दल का जो आवश्यक तत्व नहीं है, तो विदेशों द्वारा जो मान्यता है वो आवश्यक तत्व नहीं है। 55 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है? तो धर्म को अवैध रूप से मानना, आचरण तथा प्रचार की स्वतंत्रता, यह जो है वो नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण तथा प्रचार की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है, जिसे अनुच्छेद 25 में परिभाषित किया गया है। 1936 में किसने कहा कि गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है? तो 1936 में किसने कहा कि गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, महात्मा गांधी। यानी 1936 में किसने कहा कि गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है? तो महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक संप्रदाय के दर्शन को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? तो लोक संप्रदाय के दर्शन को सर्वप्रथम जो किसने प्रतिपादित किया था? तो वो किया था ऑप्शन नंबर सी, रूसो ने किया था। यानी लोकप्रिय संप्रदाय की संकल्पना रूसो के राजनीतिक दर्शन का सारत्व है। इसके अनुसार संप्रदाय की सही अभिव्यक्ति सामान्य इच्छा यानी जनरल विल में देखने को मिलती है, जो कि किसी समुदाय के सब सदस्यों की तात्विक इच्छा यानी रियल विल का योग है। रूसों के अनुसार कोई प्रशासनिक अपनी इच्छा को अज्ञाप्ति के रूप में तो व्यक्त कर सकता है, किंतु कानून का निर्माण इच्छा द्वारा ही होगा। निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा का अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, हॉब्स। यानी आत्मरक्षा का अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता, ऑप्शन नंबर सी। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अधिक और प्राकृतिक कानून में बड़ा अंतर है। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अधिकार का अर्थ है कि प्रत्येक मनुष्य को आत्मरक्षा हेतु आवश्यक समस्त कार्यों को करने की स्वतंत्रता है। प्राकृतिक कानून की कल्पना इससे भिन्न है। उसके द्वारा मनुष्य को ऐसे कार्य करने से रोका जाता है जो उसकी प्रबल इच्छा अर्थात प्राण रक्षा के लिए घातक हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हुए, संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राजनीति के निर्देशक तत्वों को न्यायालय में ले जाया जा सकता है? यानी संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं जो कि आयरलैंड से लिए गए हैं तो न्यायालय में ले जाए? तो वो आर्टिकल हमारा अनुच्छेद 37। यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के भाग 4 की अनुच्छेद 36 से 51 तक में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि ये किसी तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं किए जाएंगे, लेकिन ये देश के शासन में मूलभूत है। राज्यसभा में विशिष्ट ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव संपन्न कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के होते हैं? तो वो साहित्य से भी होते हैं, विज्ञान से भी होते हैं और कला एवं समाज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी आर्टिकल 81 के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्यों को मनोनीत करता है जो साहित्य, कला, विज्ञान अथवा समाज सेवा क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखते हो। यह कथन है कि स्वतंत्रता और समानता साथ साथ नहीं रह सकते, किससे संबंधित है? तो यह कथन किसने कहा? स्वतंत्रता और समानता साथ साथ नहीं रह सकता, ये लॉर्ड एक्टन ने कहा है। स्वतंत्रता और समानता साथ साथ नहीं रह सकते हैं, उपयुक्त कथन लॉर्ड एक्टन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि सदन का सत्रावसान हो गया हो तो इसे आहूत करने के लिए कौन अधिकृत है? तो राष्ट्रपति है। यानी राष्ट्रपति को संविधान द्वारा व्यापक विधायी शक्तियां प्रदान की गई हैं। राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत करता है और सत्रावसान करता है तथा लोकसभा का विघटन कर सकता है। राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को भी बुला सकता है। इसका करेक्ट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति द्वारा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी संविधान संशोधन द्वारा मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल संख्या की 15% निश्चित की गई है। तो किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल संख्या की 15% निश्चित की गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, 91वां। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करें। तो ये हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल संख्या की 15% निश्चित की गई? तो वो 91 संविधान संशोधन द्वारा केंद्र एवं राज्यों के मंत्री परिषदों के आकार को सीमित करने तथा दल बदल को प्रतिबंधित करने का प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार अनुच्छेद 75 तथा 164 में नए खंड 1 तथा 1 के खाक स्थापित किया गया, जिनमें मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या संसद अथवा विधानमंडल की कुल संख्या 15% से अधिक नहीं की जाती। इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी। इस मैंने वीडियो को कंप्लीट हुआ और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और तब तक